अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद जेके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ और फिर हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडियम। ठीक, आज हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सुन ले। Electric field is the property of charge. Every charge surrounded by their own field called electric field. हर एक चार्ज के इर्द गिर्द एक रीजन होती है, एक स्पेस होती है कि उस रीजन उस स्पेस में हम कोई दूसरा चार्ज ले आए तो उस दूसरे चार्ज के ऊपर उस रीजन में फोर्स लगेगा। उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक चार्ज है Q। अब इस क्यू के इर्द गिर्द एक रीजन होता है, एक स्पेस होता है। अगर इस रीजन इस स्पेस में हम कोई दूसरा चार्ज ले आए ना, इस दूसरे चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, ताकि इसकी फील्ड को टेस्ट करें कि इसका फील्ड किधर से स्टार्ट होता है और कितना है। तो वो रीजन, वो स्पेस अराउंड ए सोर्स चार्ज, कि उस रीजन उस स्पेस में हम कोई दूसरा चार्ज ले आए टेस्ट चार्ज, तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस रीजन में फोर्स लगेगा। इस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस कैपिटल चार्ज। इसको कहते हैं सोर्स चार्ज। ठीक, जिस तरह मास के इर्द गिर्द, अर्थ के इर्द गिर्द, सन के इर्द गिर्द, मून के इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इस तरह चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एवरी चार्ज सराउंडेड बाय दिस फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी हर एक चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री हम किस तरह मालूम करेंगे? इसके करीब हम दूसरा चार्ज ले आएंगे, उस दूसरे चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। फॉर एग्जांपल, इनिशियली तो हमें इसकी फील्ड का पता नहीं है कि इसकी फील्ड की बाउंड्री कितनी है और इसका फील्ड कितना फैला हुआ है। इसकी फील्ड जो है ना, ज्यादा रीजन पे होगा कि कम रीजन में। तो हम क्या करते हैं, ये एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इसके करीब हम दूसरा चार्ज लाएंगे। जो चार्ज हम लाएंगे उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो इसके करीब हम टेस्ट चार्ज लाएंगे हर डायरेक्शन से, एंड वी नो दैट कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। तो नाउ अगर हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं इस डायरेक्शन से, और इस टेस्ट चार्ज पे सपोज इधर फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, इधर ये टेस्ट चार्ज में ला रहा था, इधर लाया, इधर 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 इधर, जब टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे ले आया तो टेस्ट चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स लगना स्टार्ट हुआ। तो मैं कहूंगा कि इस चार्ज की फील्ड की बाउंड्री इधर है। फिर मैं इस टेस्ट चार्ज को ऊपर से ला रहा हूं, ऊपर से। लेट सपोज इस पॉइंट पे जब ये आया तो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगना शुरू हुआ। फिर मैं इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से ला रहा हूं, जब इधर ये टेस्ट चार्ज आया तो इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हुआ। फिर मैं इस टेस्ट चार्ज को इधर से ला रहा हूं, जब इधर टेस्ट चार्ज पहुंचा तो इस चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट किया। तो जिधर टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए उन पॉइंट्स को आप कंबाइन करें। ठीक, हर डायरेक्शन से टेस्ट चार्ज को ले आए और जिधर टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए इन पॉइंट्स को कंबाइन करें, सो यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज। देखिए, इस पॉइंट पे फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। इन सारे पॉइंट्स को क्या करें, इन सारे पॉइंट्स को मिलाए। ठीक, तो आपको एक रीजन मिला, एक स्पेस मिला। इस रीजन, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करते हैं बाय ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज टुवर्ड द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज उस चार्ज को कहते हैं जिसका फील्ड मालूम करना हो, और टेस्ट चार्ज उस चार्ज को कहते हैं जिसके जिसके जरिए आपने सोर्स चार्ज का फील्ड मालूम करना होता है। तो जो चार्ज हम लाते हैं उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, और जिसकी फील्ड की तरफ लाते हैं उसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं। तो ये सोर्स चार्ज का क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड्री हो गई, इस रीजन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ ये तो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पढ़ते हैं द मैग्नीट्यूड, द स्ट्रेंथ और द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द स्ट्रेंथ or magnitude of electric field is called electric field intensity, is called electric field intensity. The strength,
or magnitude of an electric field is called electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये मालूम हुआ, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर कितनी है, इसकी ताकत कितनी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, स्ट्रेंथ कितना है, इसके लिए हम क्या करेंगे देखें। अब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इधर मैं एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा करता हूँ, ये दूसरे चार्ज का, ये Q1 है, ये Q2, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। नाउ अब किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा इंटेंसिव होगा, स्ट्रांग होगा, मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा होगा, ताकत उसकी ज्यादा होगी, उसके लिए हम कौन सा फार्मूला पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी फाइंड बाय यूजिंग द फार्मूला फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मालूम करते हैं। क्या मतलब, इधर भी आपने टेस्ट चार्ज लाया, इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू सपोज है 1 कूलम, और इधर भी इस फील्ड में भी आपने टेस्ट चार्ज 1 कूलम लाया, इन दोनों फील्ड्स में आपने टेस्ट चार्ज 1 कूलम लाया, तो किधर जो है ना, किधर इस जो है ना फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इधर भी आपने टेस्ट चार्ज 1 कूलम लाया, इधर भी टेस्ट चार्ज 1 कूलम लाया, किधर फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो हम मालूम करते हैं फोर्स से। इस चार्ज के ऊपर जिस रीजन में ज्यादा फोर्स लगे उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, इधर आपने टेस्ट चार्ज लाया और इस फील्ड में टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा 20 न्यूटन। कितना फोर्स लगा टेस्ट चार्ज के ऊपर? 20 न्यूटन। कितने चार्ज के ऊपर? 1 कूलम के ऊपर। 1 कूलम टेस्ट चार्ज के ऊपर इधर फोर्स लगा 20 न्यूटन, तो मैं कहूंगा कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 20 न्यूटन पर कूलम। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 20 न्यूटन पर कूलम। दूसरे केस में हम टेस्ट चार्ज को इस रीजन में ला रहे थे, टेस्ट चार्ज को हम इस रीजन में लाए, इस रीजन में, और इस रीजन में टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा 10 न्यूटन। इधर कितना फोर्स लगा टेस्ट चार्ज के ऊपर? 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन फोर्स लगा 1 कूलम चार्ज पे, इधर भी टेस्ट चार्ज 1 कूलम, इधर भी टेस्ट चार्ज 1 कूलम, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू हो गई? 10 न्यूटन पर कूलम। तो किधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी? जिधर टेस्ट चार्ज के ऊपर ज्यादा फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक फोर्स से मालूम करते हैं। जिधर टेस्ट चार्ज के ऊपर बड़ा फोर्स लगता है, ज्यादा फोर्स लगता है, ग्रेटर फोर्स लगता है, हम कहते हैं उधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। जिधर टेस्ट चार्ज के ऊपर कम फोर्स लगता है ना, तो उस रीजन में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम, और इसका डायमेंशन है ml T-3A-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इसको हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज के ऊपर किसी रीजन में ज्यादा फोर्स लगे, हम कहते हैं ये फील्ड स्ट्रांग है। इधर टेस्ट चार्ज के ऊपर किसी रीजन में कम फोर्स लगे, हम कहते हैं इधर फील्ड की वैल्यू कम है। इधर टेस्ट चार्ज के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा, हम कहते हैं इधर फील्ड की वैल्यू कम है। इधर टेस्ट चार्ज के ऊपर ज्यादा फोर्स लगा, हम कहते हैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम मालूम करते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज से। नाउ अब हम कहते हैं इसके ऊपर एमसीक्यूज करते हैं, ठीक। लेट सपोज हम कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन, अब इसके ऊपर और भी पढ़ेंगे और भी इसके ऊपर एमसीक्यू करते हैं, लेकिन पहले फोर्स और चार्ज से रिलेटेड देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी depends on the magnitude of the electric force, the magnitude of the electric force on the test charge। टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा तो फील्ड ज्यादा होगा, इस पर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। और सी में हम लिखते हैं बोथ, और डी में हम लिखते हैं नन ऑफ दीज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, एंड सेकंड वन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, कि आपने कितना टेस्ट चार्ज लाया है इस पे भी डिपेंड करता है। और टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स है इस पे भी डिपेंड करता है, और दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं। नो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। टेस्ट चार्ज के ऊपर कम फोर्स लगेगा, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ टेस्ट चार्ज। अगर हम दो सेम टेस्ट चार्ज ले,
और उनको डिफरेंट फील्ड्स में लाए। जिधर टेस्ट चार्ज के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा हम कहते हैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा, जिधर टेस्ट चार्ज के ऊपर कम फोर्स लगेगा हम कहते हैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। अब मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज पर डिपेंड क्यों नहीं करता? क्योंकि फार्मूले में तो है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, ये है टेस्ट चार्ज, इसके मैग्नीट्यूड के साथ इसका डिपेंड क्यों नहीं है? अब आप लोग को समझाते हैं। देखिए, अगर हम टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल करते हैं या ट्रिपल करते हैं, टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को वेरिएट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? सुन ले इधर, हम कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। नाउ अब ये जो हम टेस्ट चार्ज ला रहे थे ना सोर्स चार्ज के करीब, ये है सोर्स चार्ज और ये है टेस्ट चार्ज। जब टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के रीजन में लाया तो सोर्स चार्ज ने टेस्ट चार्ज को रिपेल किया। ठीक, इस टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच फोर्स होगा कि नहीं होगा? और ये जो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स के दरमियान फोर्स है वो बराबर है के Q1 सोर्स चार्ज, Q2 टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, दैट इज द फोर्स बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच फोर्स है। ठीक, ये टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच फोर्स है, ये वाला इतना फोर्स है। सोर्स चार्ज या टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। तो अगर हम टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल करते हैं तो व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स। ठीक, तो क्या होगा अगर हम टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल करते हैं? इधर अगर आपने टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल किया के सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज को 2Q0 लिया, Q0 के बजाय क्या लिया? 2Q0, तो फोर्स तो इस पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स सोर्स चार्ज पे भी डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिक फोर्स टेस्ट चार्ज के साथ भी डायरेक्टली डिपेंड है। तो अगर टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल हो जाए, 2 टाइम बढ़ जाए, तो फोर्स भी 2 टाइम बढ़ जाएगी। अगर टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल हो जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज वो भी डबल हो जाएगी। समझ आ गई किसकी कि नहीं? तो अगर फोर्स डबल हो जाए, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल करने से फोर्स डबल हुआ, तो अगर आपने टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल किया, Q0 के बजाय 2Q0 किया, तो ऊपर जो टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच फोर्स है वो फोर्स भी डबल हो जाएगी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। When we increase the magnitude of test charge, then the electric force between test charge and source charge become double and the electric field will remain same। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा। तो यही कंसेप्ट है कि अगर हम टेस्ट चार्ज को डबल करें, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज पे क्या असर पड़ेगा? सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? देखें, इफ द मैग्नीट्यूड of test charge become double, then the electric field of source charge का इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा? तो हम कहते हैं डबल और हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम हाफ ऑफ सोर्स चार्ज, रिमेन सेम और नन ऑफ दिस। तो आप लोगों का क्या ऑप्शन होना चाहिए? रिमेन सेम, क्योंकि अगर हम टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल करते हैं तो ऊपर जो फोर्स है ये भी डबल हो जाएगी। समझ आ गई? तो टेस्ट चार्ज अगर डबल करते हैं, फोर्स भी डबल हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को आमतौर पे हम बहुत स्मॉल लेते हैं ताकि ये इसका अपना फील्ड बहुत कम हो। आप इधर टेस्ट चार्ज ला रहे हैं ना सोर्स चार्ज के करीब, ये है सोर्स चार्ज, ये है टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज का अपना मैग्नीट्यूड हम बहुत कम लेते हैं ताकि इसका फील्ड बहुत नेग्लिजिबल हो या कम हो, नेग्लिजिबल हो, ताकि इसका फील्ड इसके फील्ड को डिस्टर्ब ना करे और हमें सही वैल्यू का पता चले, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की रियल वैल्यू का पता चले। इसलिए हम टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को बहुत कम लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम सोर्स चार्ज का मालूम करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है। जिस चार्ज की अपने फील्ड मालूम करनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। हमने सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, वो टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। समझ आ गई इसकी इधर तक? नाउ अब हम जो है ना आगे पढ़ते हैं अबाउट सोर्स चार्ज के, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ क्या रिलेशन है। जिस चार्ज का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। देखिए भी,
इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। नाउ अब देखें, ये है सोर्स चार्ज और ये है टेस्ट चार्ज। अब जब मैं टेस्ट चार्ज इस फील्ड में एंटर करता हूं तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच फोर्स होगा कि नहीं, और वही फोर्स होगा के कूलम्स लॉ के मुताबिक सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। नाउ अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और आप इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह क्या पुट करें, आप इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह पुट करें के सोर्स चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये मैंने एफ की जगह लिखा, इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह लिखा, टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ना, तो इसकी जगह मैंने लिखा के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये तो फार्मूले में है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो फोर्स की जगह तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी और टेस्ट चार्ज अपनी जगह पे आया तो ये कैंसिल। और इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा फार्मूला हुआ के सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला in term of source charge and this is the electric field formula in term of test charge। तो स्टूडेंट्स, जब आपको फोर्स और टेस्ट चार्ज गिवन हो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह मालूम करते हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जिससे पहले हमने इस पे एमसीक्यू किया कि 20 न्यूटन फोर्स लगता है 1 कूलम टेस्ट चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम होगा। और ये वाला जो फार्मूला है के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, दिस क्यू कैपिटल क्यू इज सोर्स चार्ज। So this is the electric field in term of source charge। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। जितना सोर्स चार्ज ज्यादा होगा, जिसका फील्ड आपने मालूम करना है, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। और दूसरी बात भी याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सोर्स चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। मतलब ये कि सोर्स चार्ज से आप दूर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी, ये सी, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, ये है सोर्स चार्ज। ये ए पॉइंट इधर है, बी पॉइंट इधर है, सी पॉइंट इधर है, किधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ए पॉइंट सोर्स चार्ज के ज्यादा करीब है। तो सोर्स चार्ज के आप जितना करीब होंगे, नजदीक होंगे, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, और जितना आप सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। और इनवर्स स्क्वायर को हमने डिटेल में पढ़ा था कूलम्स लॉ में। इनवर्स स्क्वायर का क्या मतलब है, हमने पढ़ा है कि अगर आप सोर्स चार्ज से डबल डिस्टेंस पे जाते हैं, आप डिस्टेंस को डबल करते हैं, 2 टाइम बढ़ाते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या है 4, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम कम होगा। और अगर आप डिस्टेंस को हाफ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम ज्यादा हो जाएगी। इनवर्स स्क्वायर का ये मतलब है कि जितना आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं, जितने टाइम आप आर को ज्यादा करते हैं, उसका आप स्क्वायर लेंगे। लेट्स सपोज मैं डिस्टेंस को 3 टाइम बढ़ाता हूं फ्रॉम द सोर्स चार्ज, तो 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 9 टाइम डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। यह है इनवर्स स्क्वायर। अब इस पे एमसीक्यूज करते हैं कि सोर्स चार्ज और आर का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज से इसका जो रिलेशन है आर का, वो है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ठीक, तो ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है। नाउ आगे जो है ना हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ना क्या रिलेशन है विद सोर्स चार्ज एंड आर। देखिए इधर, ये तो हमने भी पढ़ा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 फार्मूलाज है। एक जो है ना हम पढ़ते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और दूसरा हम पढ़ते हैं के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले, ये इन टर्म ऑफ फोर्स एंड टेस्ट चार्ज, और ये इन टर्म ऑफ सोर्स चार्ज एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। नाउ हम कहते हैं व्हिच पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल हैव ग्रेटर इलेक्ट्रिक फील्ड। किस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो हम कहते हैं अल्फा, फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर हम कहते हैं प्रोटॉन। किसके इर्द गिर्द स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ऑल हैव द सेम
इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। किस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी? तो देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल। किस चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? अल्फा के। क्यों? क्योंकि अल्फा पे 2 प्रोटॉनों के बराबर चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द और प्रोटॉन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उतना प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है, लेकिन अल्फा का जो चार्ज है वो 2 प्रोटॉनों के बराबर या 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर चार्ज होता है। अल्फा पे 2 प्रोटॉनों के बराबर चार्ज है, तो अल्फा का चार्ज सबसे ज्यादा है। अल्फा के इर्द गिर्द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे इक्वल चार्ज होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। जिधर ज्यादा चार्ज हो उसके इर्द गिर्द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी? अल्फा के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अल्फा के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि अल्फा का चार्ज ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। सोर्स चार्ज मीन जिसका फील्ड आपने मालूम करना हो। ठीक, नाउ आगे देखिए, इन विच केस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ग्रेटर। ठीक, वी हैव 3 charges, 2 coulomb, 3 coulomb and 4 coulomb. The electric field intensity greater for 1 coulomb charge, 2 coulomb charge, 3 coulomb charge, 4 coulomb charge, and all have the same electric field intensity. So the correct answer is 4 coulomb. 4 coulomb चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। 4 coulomb चार्ज जो है ना वो मोर इंटेंसिव फील्ड क्रिएट करेगा, क्योंकि 4 coulomb चार्ज जो है ना उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो 4 coulomb चार्ज के इर्द गिर्द ज्यादा इंटेंसिव होगी, ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? जिधर चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो। समझ आ गई इधर? ठीक, नाउ अब आर के साथ क्या रिलेशन है? तो सोर्स चार्ज के साथ रिलेशन पड़ा। तो सोर्स चार्ज जितना ज्यादा हो, इंटेंसिव हो, ज्यादा मैग्नीट्यूड का हो, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ क्या रिलेशन है? डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज, इसके साथ इनवर्स स्क्वायर। सोर्स चार्ज से जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में उतनी ही कमी आएगी। और इनवर्स स्क्वायर का एक और जो फार्मूला है वो भी हम लिखवाते हैं। इनवर्स स्क्वायर ये है कि E1 डिवाइड बाई E2 इक्वल्स टू R2 स्क्वायर डिवाइड बाय R1 स्क्वायर। ये भी इनवर्स स्क्वायर को शो करता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए देखिए, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए सोर्स चार्ज, फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज एक ही बात है, फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज at 1 meter from the charge is a E। चार्ज से 1 मीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, पॉइंट चार्ज से 1 मीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड at 2 meter away from the source charge, from the same charge। इसी ही चार्ज से 2 मीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 1 मीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E, तो 2 मीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी? तो उसमें ऑप्शन है E/2, ऑप्शन बी E/4, ऑप्शन सी 2E, ऑप्शन डी 4E, एंड द करेक्ट आंसर मस्ट बी E/4। क्यों? देखे इधर, इस फार्मूले से भी हो सकता है और इनवर्स स्क्वायर से भी। 2 तरीके में आप लोग को समझाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स स्क्वायर। तो देखे, पहले जब पॉइंट चार्ज से एक 0.1 मीटर दूर था, एक पॉइंट चार्ज से 1 मीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? E थी। 1 मीटर दूर, पॉइंट चार्ज से 1 मीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E थी। तो पॉइंट चार्ज से 2 मीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अब क्या होगी? तो आप लोग खुद सोच ले कि जब 1 मीटर पॉइंट चार्ज से मैं दूर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E थी।
अब अगर मैं 2 मीटर दूर हो जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो 2 मीटर 1 मीटर का क्या है? डबल है। डबल डिस्टेंस पे आप गए, पहले आप 1 मीटर पे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई थी, अब आप डबल डिस्टेंस पे हो गए, डिस्टेंस डबल हुआ। तो जब डिस्टेंस डबल हो जाए, चार्ज से डिस्टेंस डबल हो जाए, पहले 1 मीटर को मैंने आर कहा तो 2 मीटर को 2r कहूंगा ना। अगर 1 मीटर r है तो 2 मीटर 2r है। तो जब डिस्टेंस डबल हो गई तो आप 2 का स्क्वायर लेंगे, और 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का r के साथ, r के स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स। तो जितना डिस्टेंस बढ़ता है उस टर्म का आप, उस क्वांटिटी का आप स्क्वायर ले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही टाइम बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। इनवर्स का क्या मतलब है? एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम होगी। और इनवर्स स्क्वायर का क्या मतलब है? एक क्वांटिटी जितनी बढ़ती है दूसरी क्वांटिटी उसके स्क्वायर टाइम कम होगी। तो अगर डिस्टेंस डबल हो गई तो 2 का स्क्वायर 4 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम कम हो जाएगी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ इस फॉर्मूला से करते हैं, देखिए इधर, इस फॉर्मूले से जो है ना, एक तो ये कंसेप्ट हुआ, इस फॉर्मूले से करते तो उसके लिए ये कंसेप्ट है कि E1 क्या है? E1 R1 क्या है? पहला डिस्टेंस कितना था? पहला डिस्टेंस 1 मीटर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना था? उसकी वैल्यू E थी। जब डिस्टेंस 2 मीटर हो जाए, R2 2 मीटर हुआ, तो E2 की वैल्यू मालूम करो। ये भी आप कर सकते हैं, R1 है 1 मीटर, E1 है E, R2 हुआ 2 मीटर, तो E2 की वैल्यू मालूम करो। और इसके लिए कौन सा फार्मूला होगा? E1 बाई E2 इक्वल्स टू R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R1 स्क्वायर। और इस तरह भी आप कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आप इस तरह भी मालूम कर सकते हैं। MCQ मैंने रिमूव किया, लेकिन आप याद रखें इसको, E2 डिवाइडेड बाय E1 इक्वल्स टू R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। E2 इधर है तो R2 इधर आया, E1 इधर है तो R1 इधर गया। ये भी आप कर सकते हैं, ये फार्मूला भी ठीक है। अब हमने E2 मालूम करना है, तो E2 के लिए क्या फार्मूला हुआ? इसको आप उल्टा कर सकते हैं, E1 बाई E2 आप करें E2 बाई E1, लेकिन इधर हो जाएगा R1 स्क्वायर डिवाइड बाय R2 स्क्वायर। अभी E2 मालूम करना है, तो ये हुआ R1 स्क्वायर डिवाइड बाय R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई E1। ये E1 इधर आया। अब इसमें पुटिंग करें, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 मीटर। तो R1 कितना है? 1 मीटर, तो 1 स्क्वायर। R2 कितना है? 2 मीटर, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई E1 कितना है? E। तो देखिए इससे आपको मिलेगा E2 हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 है और 2 स्क्वायर 4 है, तो 1 बाई 4 मल्टीप्लाई E1 एंड यू विल गेट E1 बाई 4। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू E है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम E बाई 4 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज E बाई 4। तो ये जो कंसेप्ट है हमने कूलम लॉ में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का R के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स स्क्वायर। जितना हम सोर्स चार्ज से, पॉइंट चार्ज से, आइसोलेटेड चार्ज से दूर जाते हैं, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में कमी आएगी। और किस रेट से आएगी? स्क्वायर टाइम। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डबल डिस्टेंस पे जाए दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 4 टाइम कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम ट्रिपल डिस्टेंस पे दूर जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 9 टाइम कम हो जाएगी। समझ आ गई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स चार्ज है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन, और आर के साथ इनवर्स स्क्वायर रिलेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड हैव नो रिलेशन विद टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के जरिए सिर्फ हम टेस्ट चार्ज से हम उसकी वैल्यू मालूम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, बस, इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। इधर तक समझ आ गई? नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह और पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।